दोस्तों, ये कहानी एक रॉ एजेंट की है जो कि अपने पिता की वजह से गद्दार माना जाता था। उस पर कोई भरोसा नहीं करता था, मगर फिर भी उसने भारत को बड़ी जीत दिलाई। फिल्म के शुरुआत में हम सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी तारिक अली को देखते हैं, जो कि पाकिस्तान में होता है और काम ढूंढ रहा होता है। फिर उसे वर्दी सिलने की नौकरी मिल जाती है। वहाँ तारिक को नसरीन यानी रश्मिका मिलती है। नसरीन दुकान के मालिक की भतीजी होती है और वो देख नहीं सकती। एक दिन नसरीन के अब्बू को ये बात पता चल जाती है और वो तारिक को डांटने आते हैं। तभी वो उनसे कहता है कि वो नसरीन से प्यार करता है और वो उससे निकाह करना चाहता है। ये सुनते ही नसरीन के अब्बू गुस्से में वहाँ से चली जाते हैं। नसरीन भी ये सब सुन लेती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि नसरीन के अब्बू कह रहे होते हैं कि एक अनपढ़ गंवार को वो अपनी बच्ची कैसे दे दे, जिस पर नसरीन कहती है कि तारिक ने उसकी बेरंग जिंदगी को पंख दिया है, उससे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अगले सीन में हमें 1974 का पोखरान का सीन दिखाया जाता है, जब इंडिया अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करता है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान की टॉप अथॉरिटीज सख्ते में आ जाती हैं। उन्हें ये डर सताता है कि जैसे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया, वैसे ही कश्मीर भी ना खो दे। फिर वो लोग अपनी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को एक्सेलरेट करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक साइंटिस्ट की जरूरत होती है। उनके नजर में इस काम के लिए सिर्फ एक ही बंदा होता है, अब्दुल करीम खान उर्फ AQ खान। वैसे तो खान भरोसे के काबिल नहीं था, उसने पहले भी बहुत से रूल्स तोड़े थे, पर पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उसने AQ खान को बुलाया और मिशन शुरू हो गया। इधर PM भुट्टो इंडिया पर इलीगल एक्सपेरिमेंट का इल्जाम लगा रहे होते हैं, उधर वो सबसे दूर अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसी बीच लीबियन पॉलिटिशियन गद्दाफी का भी जिक्र होता है, जो कि भुट्टो के करीबी दोस्त होते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि गद्दाफी $500 मिलियन की फंडिंग पाकिस्तान को देते हैं और उस पैसे से अफ्रीकन और यूरोपियन ब्लैक मार्केट से वेपन के लिए यूरेनियम और बाकी जरूरी सामान आता है। पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब होने लगता है। साथ ही खबर आती है कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इंडिया के टेस्टिंग को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उनकी एटॉमिक प्लांट को बंद कर दिया गया है। अगले सीन में हम नसरीन और तारिक को देखते हैं। तारिक खाना बना रहा होता है और नसरीन उसकी महक से पहचान जाती है कि खाना तेज आंच पर पकने की वजह से जल गया है। इसके बाद नसरीन खाना बनाने लगती है, पर तारिक उसे आराम करने को कहता है क्योंकि वो पेट से थी। नसरीन कहती है कि 5 महीने बाकी हैं, अभी वो इतना आराम नहीं करेगी। फिर तारिक दुकान खोलने के लिए जाने लगता है। जाने से पहले वो नसरीन के पेट पर हाथ रखते हुए बच्चे पर प्यार जताता है। इसी बीच उसके जहन में एक मेमोरी फ्लैश होती है, जहां एक आदमी को लोग गद्दार कह रहे होते हैं और वो अपने ऊपर गन पॉइंट करता है और ऐसा करते हुए उसे एक बच्चा देख रहा होता है। नसरीन तारिक से कहती है कि आप एक अच्छे अब्बू बनोगे। फिर वो बाहर चला जाता है। आगे हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को देखते हैं। उनसे मिलने एक ऑफिसर आता है और कहता है कि पाकिस्तान बैंड कंपोनेंट से न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और हमें उन्हें एक्सपोज करना होगा। इस पर इंदिरा गांधी कहती हैं कि हमने सब लीगली किया था, फिर भी पाक हम पे उंगली उठा रहा था और खुद इलीगल काम कर रहा है। वो लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। इस काम की जिम्मेदारी अपने किसी सीक्रेट रॉ एजेंट को देते हैं, जो कि पहले से पाकिस्तान में मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं कि नसरीन तारिक के घर वालों के साथ खाना खा रहा होता है, जहां नसरीन के अब्बू तारिक से पूछते हैं कि कोई नौकरी करने का सोचा है या फिर वही छोटी दुकान चलाओगे और छोटे कमरों में रहोगे। नसरीन उन्हें रोक देती है, जिससे अब्बू नाराज होते हैं। घर वापस जाते वक्त तारिक कहता है कि उसको अपने किसी दोस्त के पास जाना है, क्योंकि दोस्त को दुबई से ऑर्डर मिला है और वो उसके साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तारिक को रॉ एजेंट ऑफिस से फोन आता है। दूसरी तरफ वाला बंदा तारिक को कहता है कि सुलह के आ गए अंधी को, जिस पर तारिक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो शांत रहता। फिर दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है कि गुस्सा मत हो, भूलो मत वो नकली बीवी है। इसके बाद वो उसे मिशन बताता है, जिसके तहत तारिक को पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट बेस को ढूंढ करके उसकी खबर इंडिया तक पहुंचानी होती है। इस मिशन का नाम मिशन मजनू रखा जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि तारिक का असली नाम अमनदीप सिंह होता है और पहले उसे जिस इंसान की सुसाइड का फ्लैशबैक आया था वो उसके पिता होते हैं, जिसको सब गद्दार कहते हैं। फोन की दूसरी तरफ वाला इंसान भी अमनदीप को गद्दार और काफी कुछ भला बुरा कहता है और वो उसे पाकिस्तान में सड़ते रहने के लिए कोसता भी है। आगे के सीन में हमें ये पता चलता है कि अमनदीप के पिता ने लापरवाही से उनका कोई पुराना मिशन बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सब गद्दार कहते थे। पर अमनदीप गलती का पछतावा करने के लिए रॉ एजेंट बनता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो इंडियन रॉ डिपार्टमेंट के सीनियर का बेस्ट स्टूडेंट रह चुका है और क्योंकि पाकिस्तान को टॉप अथॉरिटीज नहीं बल्कि वहाँ की आर्मी चलाती थी, तो इसलिए अमनदीप का ऑपरेशन आर्मी हेडक्वार्टर से शुरू होता है। पहले अमनदीप किसी और एजेंट से मिलता है जो उसे कुछ पैसे देता है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। दूसरे एजेंट का नाम असलम होता है। वो अमनदीप को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए ताने मारता है और उसे मजनू कहता है, जिस पर अमनदीप उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हमें सिखाया गया है कि मिशन के बीच जो भी करो बिना रोक टोक के करो, तो तुम क्या उस क्लास में सो रहे थे? और इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद असलम इंडिया रॉ ऑफिशियल्स को फोन करके अमनदीप के बारे में बताते हुए कहता है कि बंदे में दम तो है,
जिस पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें उससे दोस्ती नहीं निभानी, बस नजर रखना है। मूवी के अगले सीन में अमनदीप को दुकान का मालिक, जो कि नसरीन का चाचा भी था, ब्रिगेडियर साहब को सिला हुआ यूनिफॉर्म पहुंचाने का काम सौंपता है। अमनदीप यूनिफॉर्म ले तो जाता है, पर रास्ते में वो यूनिफॉर्म के 2 बटन उखाड़कर फेंक देता है। वापस आने पर वो देखता है कि ब्रिगेडियर साहब फोन करके बटन गायब होने की शिकायत करते हैं। मालिक को लगता है कि कारीगरों से गलती हुई होगी। फिर अमनदीप कहता है कि आप मुझे बटन दे दीजिए, मैं ब्रिगेडियर साहब के यूनिफॉर्म में बटन लगा के आऊंगा और माफी भी मांग लूंगा। अमनदीप वहाँ बटन सिल रहा होता है और ब्रिगेडियर से कहता है कि आप मेरी शादी में आए थे। ब्रिगेडियर नसरीन के अब्बू और चाचा को जानता था, क्योंकि वो चाचा की दुकान से यूनिफॉर्म सिलवाता था, इसलिए वो भी शादी में गया था। ब्रिगेडियर कहता है कि हाँ, तभी तो तुम देखे हुए लगते हो। अमनदीप कहता है कि वो बाप बनने वाला है और अपने बेटे को फौज में भेजेगा। फिर वो बातों बातों में कहता है कि मैंने न्यूज में सुना है कि इंडिया वाले बॉम्ब बना रहे हैं, हम क्या करेंगे। इस पर ब्रिगेडियर कहता है कि हम भी बना लेंगे। फिर अमनदीप उसे और बातें उगलवाने के लिए उससे आगे पूछता है कि हम कब तक बनाएंगे, हमारे पास न पैसा है न पढ़े लिखे लोग, मैं तो अपने बेटों को फौजी नहीं एटम बम एक्सपर्ट बनाऊंगा। जिस पर ब्रिगेडियर जवाब देता है कि इतना इंतजार नहीं करना होगा, हम जल्द बनाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, बाहर से आए लोग बना रहे हैं। अमनदीप पूछता है कि यहाँ रावलपिंडी में बना रहे हैं, तो ब्रिगेडियर कहता है कि आसपास ही इस ईद की बात ही कुछ और होगी। ये खबर वो इंडिया रॉ ऑफिशियल तक पहुंचाता है, पर डिटेल्स पूरी ना होने की वजह से इंडियन ऑफिसर उस पर गुस्सा करते हैं और उसे जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहते हैं। इसके बाद अमनदीप न्यूज़पेपर्स और न्यूक्लियर वेपन से सुराग तलाशने की कोशिश करता है। वो पीएम से जुड़े लोगों की और बाकी टॉप अथॉरिटीज की लिस्ट बनाता है और सबके बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे अभी तक कुछ ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। इधर दूसरा स्पाई असलम अर्शदीप की हर एक्टिविटी की खबर इंडियन ऑफिसर्स को देता है। वो कहता है कि अमनदीप ना जाने कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कभी लाइब्रेरी जाता है तो कभी बुक्स पढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि एक रात नसरीन जगती है। तारिक उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, तो नसरीन कहती है कि पेट से होने की वजह से उसे बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही है और बैठने में दिक्कत हो रही है। आगे वो कहती है कि अब पता चला बाहर मुल्क वाले अंग्रेजी टॉयलेट क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुन के अमनदीप को ब्रिगेडियर की वो बात याद आती है जब वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए बाहर से आए साइंटिस्ट का जिक्र करता है। अमनदीप को एक आइडिया सूझता है। वो अगले दिन पाकिस्तान की हर दुकान में इंग्लिश टॉयलेट ढूंढने जाता है। वहाँ उसे हर दुकान वाले कहते हैं कि यहाँ इंग्लिश टॉयलेट्स नहीं मिलती क्योंकि वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करता। पर ढूंढते ढूंढते अमनदीप को यह पता चलता है कि 4 साल पहले किसी ने इंग्लिश टॉयलेट लगवाया था और उसे ऑर्डर देकर मंगवानी पड़ी थी। उसके बाद अमनदीप कहता है कि उसकी अम्मी को बैठने में तकलीफ है और इसलिए उसे इंग्लिश टॉयलेट चाहिए। वो एक बार देख लेता है कि कैसी होती है तो उसे तसल्ली हो जाती। अमनदीप को शक होता है कि हो ना हो इंग्लिश टॉयलेट लगवाने वाला ही बाहर से आया साइंटिस्ट होगा। दुकान वाला उसे एक एड्रेस लिखवा देता है और अमनदीप खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इधर इंडिया में इमरजेंसी लगने की वजह से इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और मोरारजी देसाई इंडिया के नए पीएम बन जाते हैं। उनका मानना था कि शांति और बातचीत से मसले हल हो सकते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि मिशन मंजू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और पैसे और टाइम का वेस्टेज है, इसलिए उसे बंद कर दिया जाए। पर बदले में ऑफिसर रिजाइन करते हुए पर्सनल लेवल पर ऑपरेशन को जारी रखते हैं। इसका मतलब अब वो पार्लियामेंट और पीएम के साथ नहीं बल्कि अकेले ही मिशन मजनू को कंटिन्यू करेंगे। अगले सीन में अमनदीप उस इंसान के घर जाता है जिसका एड्रेस उसे इंग्लिश टॉयलेट लगाने वाले ने दिया था। वहाँ उसे वो तो नहीं मिलते, पर पड़ोस की एक बूढ़ी औरत अमनदीप से बातचीत करने लगती है। अमनदीप कहता है कि यहाँ के अंग्रेजों ने उसके पैसे नहीं दिए। बूढ़ी कहती है कि आर्मी तो पठान था पर बीवी अंग्रेज थी, उनके बच्चे भी थे। वो लोग किसी से बात नहीं करते थे पर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जरूर खेलते थे। आगे वो ये भी बताती है कि अक्सर उनके घर पुलिस की गाड़ी आती जाती थी। वो कुछ महीने पहले ही यहाँ से कहीं और चले गए। ये इन्फॉर्मेशन लेकर के अमनदीप वापस घर आता है। तभी उसे पता चलता है कि नजरीन के अब्बू उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अमनदीप हॉस्पिटल जाता है। नसरीन उससे बताती है कि उसे चक्कर आया था। नसरीन के अब्बू अमनदीप यानी अपने दामाद तारिक को डांटते हुए पूछते हैं कि वो दुकान पर नहीं था तो कहाँ था, पर नसरीन उन्हें चुप करा देती है। फिर उसी रात अमनदीप उसी इंग्लिश टॉयलेट वाले इंसान के घर में घुस करके छानबीन करता है। इसके साथ ही वो आसपास के बच्चों से दोस्ती करके उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश करता है। एक बच्चा अमनदीप को उस साइंटिस्ट के बेटियों के नाम और उनके स्कूल के बारे में बताता है। अमनदीप स्कूल के चपरासी को पैसे दे करके स्कूल रिकॉर्ड में उन बच्चियों और उनके पेरेंट्स का नाम ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक नाम मिलता है जो कि उसकी पहले बनाई गई लिस्ट में भी शामिल था। वो AQ खान के बारे में इंडियन ऑफिसर को बताता है, पर क्योंकि वो ऑफिसर अमनदीप पर पहले से ही भरोसा नहीं करते थे, वो कहते हैं किसी के टॉयलेट जाने के तरीके पर वो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल है। वो अमनदीप, उसके पिता और होने वाले बच्चे को गद्दार बोल करके उस मिशन को डिसमिस कर देते हैं। अमनदीप जैसे ही रूम से बाहर निकलता है उसके ससुर यानी नसरीन के अब्बू उसे पकड़ लेते हैं। उसे लगता है कि अब्बू उसके सीक्रेट मिशन के बारे में जान चुका है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है, पर अब्बू को तो अमनदीप पर दूसरी लड़की के साथ अफेयर होने पर शक था। अब्बू कहते हैं कि तू दूसरी औरत से बात करता है, मैदान में एक बच्चे के साथ भी था, मैं नसरीन को सब बताऊंगा। ये सारी चीजें अमनदीप पर नजर रखने वाला इंडियन स्पाई देख लेता है, पर वो उनकी बात नहीं सुन पाता। उसे लगता है कि अमनदीप के ससुर
ससुर को उसके जासूस होने की बात का पता चल गया है, इसलिए ये खबर वो इंडियन ऑफिसर को देता है। सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि काम खत्म तो मतलब आदमी खत्म, इसका मतलब अब अमनदीप का सच खुल गया है तो उसे मार डालो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात को वो स्पाई अमनदीप के घर घुस करके उस पर गन पॉइंट करता है और ट्रिगर दबा देता है। इसके बाद हम पाकिस्तानी मिलिट्री को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री का राज चलता था और मिलिट्री जनरल जियाउल हक काफी कट्टर थे। वहाँ के पीएम का तख्ता कभी भी पलट सकता था। मिलिट्री वाले पीएम को करप्शन के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी के जनाजे की तैयारी चल रही होती है। ये अमनदीप नहीं बल्कि उसके ससुर का जनाजा था। यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्पाई ने अमनदीप को नहीं बल्कि उसके ससुर को मारा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके ससुर को सब पता चल गया है। और वो इंसान जो अमनदीप के घर आया था वो स्पाई नहीं बल्कि नसरीन के चाचा, जो कि उसके ससुर यानी अपने भाई की मौत की खबर देने आया था। साथ ही हम देखते हैं कि सबको लगता है कि रात में किसी चोर ने आकर के नसरीन के अब्बू को मार डाला, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब रात को रावलपिंडी के बाहर अमनदीप स्पाई को मारते हुए कहता है कि उसने बेकसूर की जान ली है। नसरीन के अब्बू कुछ जानते भी नहीं थे। तभी वहाँ एक आदमी मौलवी के भेष में आकर के अमनदीप से कहता है कि काम खत्म आदमी खत्म, यही ऑर्डर्स मिले थे। इस पर इसने पहली बार ऑर्डर्स ना फॉलो करके तेरी जान बचाई है। अमनदीप चौंक कर पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो शख्स बताता है कि पिछले 9 साल से वो यहाँ इंडियन स्पाई के तौर पर काम कर रहा है। साथ ही वो अमन को ये भी बताता है कि AQ खान पर उसकी भी नजर है और उसने भी 4 साल पहले रिपोर्ट भेजी थी, पर किसी ने पढ़ी नहीं। इस बार हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस पर अमनदीप मान जाता है। आगे हमें ये पता चलता है कि आर्मी ने पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में ले ली है और इजराइल पाकिस्तान के क्यूटा पर हमला करने वाला है। अगले सीन में हमें नजरीन को दिखाया जाता है, जो अपने अब्बू की मौत से उदास रहने लगती है। अमनदीप उसे उसके चाचा यानी अपनी दुकान के मालिक के यहाँ छोड़ देता है ताकि उसका मन बहले, और साथ ही कुछ दिन काम पर ना आ पाने की बात करता है। चाचा को लगता है कि घर में मौत होने की वजह से वो ऐसा कह रहा है, इसलिए वो काम की बात नहीं करने को मान जाते हैं। पर वो कहते हैं कि उन्हें अचानक से 400 यूनिफॉर्म्स बनाने का ऑर्डर आया था, पर घर के माहौल के कारण हाथ से निकल गया। अमनदीप को ये बात इंपॉर्टेंट लगती है, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी नसरीन आकर कहती है कि आजकल वो उससे भागता क्यों है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब क्योंकि नजरीन के अब्बू कहीं न कहीं अमनदीप की वजह से ही मरे थे, वो नजरीन से दूर भागता था। अमनदीप कहता है कि वो सब कुछ नहीं बता सकता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पाक जनरल इंडियन पीएम को कॉल करके वहाँ के पीएम को हटाने और 3 महीने बाद इलेक्शन करवाने की खबर देते हैं। इंडियन पीएम खुश होते हैं और ट्रांसपेरेंसी और दोस्ती बनाए रखने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमनदीप किसी और टेलर से 400 जैकेट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। टेलर उससे बताता है कि इस बार आर्मी वो जैकेट्स अपने बेस में नहीं मंगवा रहे बल्कि कहीं और ले जा रहे हैं। अब अमनदीप अपने बाकी 2 साथियों के साथ आर्मी वालों के सीक्रेट बेस को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत तीनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स बनके जैकेट ले जाने वाले ट्रक की छानबीन करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जैकेट्स कहूटा ले जाया जा रहा था। ये कस्बा रावलपिंडी से 1.5 घंटे दूर इंडियन बॉर्डर के करीब था। इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि तारिक यानी अमनदीप और नसरीन का निकाह नकली मौलवी बने स्पाई ने कराई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अमनदीप घर आता है, वहाँ उसे नसरीन मिलती है। वो उसे बिना कोई जवाब दिए चले जाने की वजह से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अब्बू के लिए कुछ न कर सका। नसरीन कहती है कि अल्लाह की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। आगे नसरीन पूछती है कि क्या उसने बच्चे के लिए नाम सोचा है, जिस पर अमनदीप कहता है कि बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम कहीं और चल के मेरे साथ सुकून की जिंदगी जी सकती हो, तो नसरीन कहती है कि आप ही मेरा सुकून हो, मैं कहीं भी रह लूंगी। इसके बाद हम आर्मी जनरल को फोन करके इंडियन पीएम को मिठाई भेजने की खुशी में शुक्रिया अदा करते हैं, पर असल में तो वो इंडिया के पीठ पीछे बॉम्ब बना रहे थे। आगे हम देखते हैं कि अमनदीप बाकी 2 स्पाई साथियों के साथ कहूटा जा करके वहाँ रैंडम तस्वीरें लेता है और छानबीन करता है। इसी बीच उसे आर्मी ऑफिसर्स दिखते हैं, जिनका पीछा करते करते वो उनके अड्डे तक पहुंच जाता है। वहाँ वो तस्वीर ले ही रहा होता है कि एक आर्मी वाला उन्हें पकड़ लेता है, पर वो गडेरिया बनने की एक्टिंग करके वहाँ से बच निकलते हैं। जब अमनदीप और उसके साथी ये खबर इंडिया भेजते हैं तो वहाँ उनके सीनियर उन्हें सॉलिड फिजिकल एविडेंस ढूंढने को कहते हैं। उनके पास 48 घंटे थे अपनी बात साबित करने के लिए, क्योंकि उसके बाद इजराइल पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने वाला था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अगर अमनदीप प्रूफ नहीं ला पाया तो उसे इंडिया वापस जाना होगा, वो भी अकेले। अमनदीप मिशन की तैयारी करता है और वो नसरीन के लिए लेटर, पैसे और कुछ जरूरी चीजें छोड़ देता है। इसके बाद वो फिजिकल एविडेंस के लिए कहूटा के इकलौते नाई की दुकान में जाकर के फौजियों के बाल ले जाता है। फिर वो दूसरे इंसान को बेहोश करके पंजाबी बन के इंडिया के ट्रेन में बैठ जाता है। पर जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर लगती है, वो अमनदीप को पकड़ने भागते हैं। यहाँ पुलिस और अमनदीप के बीच चलती ट्रेन में फाइट होती है। अमनदीप बाल वाला पैकेट किसी और फीमेल ट्रैवलर के बैग में छुपा के पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो इंडिया फोन करके उस औरत की पहचान और सीट नंबर बताता है जिसके बैग में उसने बाल रखे थे। अमनदीप कहता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स के हेयर सैंपल हैं, उन्हें लैब में टेस्ट किया जाए। अगर वो बॉम्ब बनाते होंगे तो उसमें हाई रेडिएशन होगा। इसके बाद हेयर सैंपल्स का टेस्ट होता है, उनमें हाई रेडिएशन होता है और साथ ही साथ उनमें जो कंपोनेंट्स थे
वो एटम बम में इस्तेमाल होने वाले ही थे और फिर इंडिया इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसराइल को क्योटा पर अटैक करने से रोक देता है, क्योंकि बॉम्ब फैकल्टी कोहटा में ही थी। जो ऑफिसर अमनदीप को गद्दार मानते थे वो अब उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। इंडियन पीएम पाक पर दबाव बनाते हैं कि वो बॉम्ब बनाना बंद करे। पाक जानता था कि बात न मानने पर इंडिया उन पर अटैक कर सकता है, इसलिए पाक जनरल न्यूक्लियर फैकल्टी को बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। साथ ही जनरल को समझ आ जाता है कि इंडियन रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में है और उन्होंने ही खबर लीक की है। इसके बाद वो लोग पिछले 2 हफ्तों में इंडिया जाने वाले सारे कॉल्स की डिटेल्स निकलवाते हैं। इधर अमनदीप आकर के नसरीन से कहता है कि उसे दुबई में काम मिल गया है, वो लोग अगले जुम्मे वाली रात वहाँ जाएंगे। नसरीन बेहद खुश हो जाती है। इधर पाक आर्मी पाकिस्तान से इंडिया जाने वाले कॉल्स की लिस्ट बनाती है और रात 10 से सुबह 5 बजे जाने वाली दिल्ली के कॉल्स को टारगेट में लेती है। पाक ऑफिसर्स कहता है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले सारे कॉल्स बंद कर दिए जाएं और टारगेटेड शॉर्टलिस्ट नंबर्स में से जो भी कहे कि उसके माँ बाप नहीं है उन्हें मार दो, क्योंकि वही रॉ एजेंट्स हैं। इस पर सोल्जर्स टोकते हुए कहते हैं कि उसमें हमारे आम पाकिस्तानी भाई भी मारे जाएंगे। तब सीनियर ऑफिसर कहता है कि जंग में शहादत तो होती ही है, मतलब जिस पर शक हो सबको मार दो, गलती से पाकिस्तानी भी मर जाए तो भी चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन स्पाई असलम की दुकान पर जाकर के पूछताछ करती है और वो उसके अम्मी अब्बू के बारे में पूछती है। असलम समझ जाता है कि उसका राज खुल गया है, इसलिए वो उन पर हमला कर देता है। यहाँ असलम और आर्मी ऑफिसर्स के बीच काफी गोलाबारी होती है। फोन काम नहीं करता, इसलिए असलम किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता था और उसे आर्मी शूट कर देती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जगह जगह आर्मी टारगेट किलिंग करती है। ऑर्डर्स के तहत वो हर उस इंसान को मारते हैं जिसने 2 वीक के अंदर इंडिया कॉल किया हो और उसके माँ बाप ना हो। अगले सीन में दूसरा स्पाई असलम से मिलने आता है, पर वहाँ उसे असलम की लाश मिलती है जो बिना वर्दी और सितारों के ही इंडिया के लिए शहीद हो गया था। फोन बंद होने की वजह से अमनदीप भी असलम से मिलने जा रहा होता है, पर रास्ते में ही उसे दूसरा स्पाई मिलता है और उसे असलम की मौत की खबर देता है। इसके बाद अमनदीप नसरीन के साथ जल्दी वहाँ से भागने लगता है। उसके जाते ही नसरीन के चाचा, जो कि अमनदीप के मालिक भी थे, उनके वहाँ आर्मी वाले आकर के पूछताछ करते हैं कि यहाँ से इंडिया कौन कॉल करता था, पर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। फिर आर्मी वाले कहते हैं कि उनके अलावा दुकान की चाबी किसके पास थी, जिस पर वो तारिक का नाम लेते हैं। चाचा के घर से आर्मी वालों को तारिक मतलब अमनदीप और नसरीन की फोटो भी मिलती है। वो एयरपोर्ट को खबर करते हैं। इधर दूसरा स्पाई साथी जो जिंदा बचा था वो पकड़े जाने पर गाड़ी ब्लास्ट करके खुद भी मर जाता है और आसपास के आर्मी वालों को भी मार डालता है। अमनदीप जल्दी जल्दी पासपोर्ट चेक करा करके नसरीन से कहता है कि उसने अपने बच्चे का नाम अमन सोचा है। नसरीन कहती है कि ये तो बहुत प्यारा नाम है, लड़का लड़की दोनों के लिए ही सही है। अमनदीप को पता होता है कि वो ज्यादा देर छुप नहीं सकता, इसलिए वो नसरीन को कहता है कि वो थक गई होगी तो व्हील चेयर पे बैठ जाए और वहाँ से उसे दूसरा आर्मी अंदर ले जाएगा, क्योंकि मर्द और औरतों की लाइन अलग है। साथ ही वो नसरीन को उसके पर्स में रखे पैसे के बारे में बताता है। नसरीन को स्टाफ ले ही जा रहा होता है कि आर्मी की नजर उस पर पड़ती है, पर अमनदीप भारत माता की जय चिल्ला करके उनका ध्यान खुद पर खींच लेता है और भागने लगता है। नसरीन फ्लाइट में बैठ जाती है, पर उसे अमनदीप नहीं मिलता। अमनदीप यहाँ आर्मी से तब तक मुकाबला करता है जब तक नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होती। इधर नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ होती है, उधर अमनदीप शहीद हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नसरीन दुबई लैंड कर चुकी होती है। वहाँ उसे अमनदीप को ट्रेन करने वाले ऑफिसर मिलते हैं। वो कहते हैं कि वो तारिक के दोस्त है। नसरीन उनसे पूछती है कि तारिक कहाँ है, जिस पर वो ऑफिसर अमनदीप का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, नसरीन अगर लेटर काफ सर पढ़ रहे हैं तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। साथ ही उसमें अमनदीप ने पूरा सच बताया होता है। नसरीन सुन के रोने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमनदीप और उसके साथियों के सेक्रीफाइस की ही वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग 20 साल तक नहीं कर पाया, पर 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट को नकारता रहा। पर 2004 में एक्यू खान ने माना कि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्क को बेची थी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी मिशन मजनू मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी मिशन मजनू मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।